ये हमारे देश की सेना को कमजोर करने का मामला है। एक युवा जो 4 साल के बाद आपने उसको रिटायर कर दिया, वो घर आके तो उसके बाद वो करेगा क्या? जिनकी शादियां महीने 2 महीने 15 दिन बाद होनी थी, उनकी वो शादियां भी टूट गई कि अब ये हमारी लड़की को खिलाएगा क्या? अब इसके पास जॉब सिक्योरिटी तो बची नहीं। ये अपने ही देश में अपनी ही सेना के साथ ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है और क्यों? अग्निवीर को लाने की जो मंशा है ना, वो मंशा ही ठीक नहीं है कि ये किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए इनको सरकारी खर्चे पे तैयार किया जा रहा है और बाद में इनसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कराई जाएगी। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना के बारे में, क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी है और दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या फिर राहुल गांधी और तो और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का जिक्र करें या अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद जी का, सभी कहते हैं कि हम तो इसे यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये अलग अलग स्टेट्स में इनकी इंडिविजुअल सरकार भी बनती है तो भी ये इस योजना के खिलाफ खड़े हैं, इसे खत्म करेंगे। इस पर ही हम बात करेंगे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हरियाणा जो है सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि सेना की तरफ झुकाव रहता है हरियाणा का। और अजयदीप लाठर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे बेहतर कोई भी एनालिसिस इस चीज का नहीं कर सकता। अजयदीप जी, बहुत स्वागत है आपका चेक पोस्ट न्यूज पर। अग्निवीर योजना। धन्यवाद जीनत जी, धन्यवाद जीनत जी, और चेक पोस्ट के तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। 14 जून 2022 सर, जब ये योजना चर्चा में आती है और इसके बारे में जब बात होती है तो सबसे ज्यादा विरोध वाली जो बात है वो हरियाणा से सुनाई दी। फिर मैं राजस्थान का भी जिक्र कर लेती हूँ, उत्तर प्रदेश के स्पेशली वेस्टर्न यूपी का जिक्र कर लूं। हरियाणा क्या सोचता है सर इसके बारे में? देखिए जीनत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही अग्निवीर की घोषणा होती है, सबसे पहले एक सुसाइड होता है। वो सुसाइड रोहतक में होता है। रोहतक में वो एक ऐसा एक मतलब एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। स्टूडेंट में इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बाकायदा पढ़ भी रहे थे, लेकिन उस स्टूडेंट का सपना था आर्मी में जाना। और वो स्टूडेंट रोहतक में एक एकेडमी में रह के तैयारी करता था। और जब कोरोना आया तो कोरोना से पहले उनका जो है आर्मी में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, सिर्फ उनका ज्वाइनिंग बाकी थी। लेकिन सरकार ने उन सारी चीजों को स्क्रैप करके और एकदम अग्निवीर को लेके आए। तो शायद उस बच्चे को ये लगा कि मेरा भविष्य अब आगे चौपट हो गया है, कि मैं पहले से तैयारी की, सेना के लिए तैयारी करता रहा। उसके बाद फिर मैं उसको उम्मीद थी कि कोरोना के बाद जो है सरकार लेके आएगी और कुछ एज रिलैक्सेशन देगी और उनको मतलब मौका देगी, कम से कम जिनका पहले हो चुका है सिलेक्शन उनको ज्वाइनिंग कराएगी। लेकिन उस बच्चे ने सुसाइड किया, हैंग वो हुआ मिला अपने रूम के अंदर। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि एक जो हरियाणा का यूथ था ना, उस यूथ के अंदर जो यूथ आर्मी के लिए अपने आप को तैयार करता था, 10वीं 12वीं क्लास के बाद ही वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देता था आर्मी के लिए, अपने आप को अपना फिजिक उस तरीके से मेंटेन करने के लिए, ताकि वो आर्मी के जो भी मापदंड है उनमें बगैर किसी अवरोध के वो उनको पार कर सके। तो एक हरियाणा के यूथ में बड़ा मतलब उसका असर गया और वो पूरे का पूरा उस एक आत्महत्या की वजह से पूरा झकझोर दिया पूरे हरियाणा के युवाओं को। और उन्होंने ये सोचा, उन्हें ये लगा कि यार अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। इससे इसका मैं एक रुझान के बारे में आपको बताता हूँ कि जीनत जी क्या है, हरियाणा एक छोटा प्रदेश है। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का लगभग 2% है। लेकिन ये कहा जाता है कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से। और आप देखेंगे बाकायदा सेना में सिर्फ लोअर रैंक नहीं, अपर रैंक पे भी हरियाणवी रहे हैं। हरियाणा मूल रूप से हरियाणा के लोग रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत से हरियाणा का लोगों का जो है, हरियाणा के युवाओं का देशभक्ति और इन चीजों के प्रति थोड़ा सेना के प्रति रुझान रहा है। जी हाँ, ये आपने सही बताया कि हरियाणा के लोगों का रुझान जो है, दलबीर सुहाग को हम नहीं भूल सकते। हम बातचीत भी कर रहे थे सर सुहाग साहब के बारे में भी, तो ये बात तो सच है। सुहाग भी थे, उनसे पहले वीके सिंह भी थे। और देखिए कि मैं तो ये कहता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल और उन रैंकों पे तो हरियाणा के बहुत लोग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो भले ही प्रथम विश्व युद्ध था, लेकिन उस समय से वो ब्रिटिश सेना थी, लेकिन हरियाणा के लोग उसमें भी शहीद हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें भी हरियाणा के लोग शहीद हुए थे।
तो कहने का मतलब है कि देखो सेना के प्रति हरियाणा के लोगों का रुझान रहा है, और इसका जो मैं बड़ी वजह मानता हूँ, इसकी वजह रहे हैं दीनबंधु छोटू राम। दीनबंधु छोटू राम ने क्योंकि हरियाणा के लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे परंपरागत तौर पे, इसके अलावा हरियाणा के लोगों का आमदनी का और कोई किसी तरह का कोई जरिया नहीं था, कोई और माध्यम नहीं था। दीनबंधु छोटू राम उस समय जब सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होने लगी, तो उन्होंने अपने इलाके के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए वो जहां भी जाते थे वहां लोगों को ये प्रेरित करते थे कि भाई कम से कम अपने घर से एक बालक को सेना में भेज दो, भाई महीने की तनख्वाह आएगी। तो वो एक केवल कृषि की बजाय जो एक वो महीने का ये लालच थोड़ा सा नजर आया, और देखिए उससे जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ कि एक परिवार में अगर कोई नौकरी आती है उसके बाद फिर एक मंथली इनकम शुरू होती है। तो वो हरियाणा में मतलब लगा कि हाँ इससे परिवारों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो रहा है। और सेना के प्रति मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में कितने ऐसे परिवार मिल जाएंगे, बीगल गांव में मिल जाएंगे, बेरी गांव में मिल जाए, सॉरी गोची गांव में मिल जाएंगे, मतलब कई गांव तो ऐसे हैं कि हो सकता है किसी परिवार की चार चार पीढ़ियां सेना में सेवा कर चुकी हैं। यानी कि आज उस परिवार का कोई लड़का सेना में है तो हो सकता है उसके पिताजी या उसके चाचा जी भी सेना में रहे हो, उसके दादाजी सेना में रहे हो, उनके भी पिताजी सेना में रहे हो, मतलब चार चार पीढ़ियां लगातार। ठीक है। तो ये इस तरह का जो जज्बा है ये और कहीं नहीं नजर आएगा। और आप चाहे कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, आज कारगिल विजय दिवस है, हरियाणा के कारगिल की जो युद्ध था उसमें भी हरियाणा के कितने मतलब लोगों ने शहादत दी। उससे पहले आप देखिए संसद पे हमला हुआ था, संसद पे हमले में भी हरियाणा के जवान शहीद हुए थे। उससे पहले चाहे आप बांग्लादेश की आजादी वाला युद्ध देख लीजिए, या भारत चाइना वार देख लीजिए, या पाकिस्तान के साथ युद्ध देख लीजिए, मतलब कोई ऐसा युद्ध नहीं है जहां फ्रंट लाइन पे हरियाणा के लोग ना रहे हो, हरियाणा के मूल रूप से हरियाणवी सैनिक या अफसर ना रहे हैं। उन्होंने ठीक है। शहादत दी है देश के लिए, और उस शहादत के बाद भी देखिए कि हरियाणा के लोग योद्धा हैं। मैं योद्धा मानता हूँ कि जो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना पसंद करते हैं, तो वो एक जज्बा है। अगर किसी परिवार से एक शहीद हो गया तो उसके बावजूद उस परिवार से कोई ना कोई दूसरा आदमी भी आगे बढ़ के सेना में जाता है, वो भी शहीद, मतलब नहीं तो लोग ये डरते हैं कि मेरे परिवार से एक सेना में गया, देश के लिए बलिदान हुआ, तो फिर आगे मतलब जान प्यारी हर कोई समझता है, लेकिन उनको जान प्यारी नहीं लगती हरियाणा के लोगों को। अच्छा, और जब मैं तो हम एक अग्निवीर के संदर्भ में देखते हैं सर, ये बात सच है, और हरियाणा की तो शायद मिट्टी में ही जादू है, क्योंकि मेडल फैक्ट्री भी हरियाणा ही है सर। देखिए देश का बिल्कुल पेट भरने में भी किसान जो है, जब हम हरियाणा और पंजाब का जिक्र करते हैं, मेडल फैक्ट्री भी तो बिल्कुल जवान भी वहीं से, किसान भी वहीं से, हम ये भी देखते हैं, और बिल्कुल हमारे पहलवान खिलाड़ी भी वहीं से। क्या बिल्कुल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा के सेंटिमेंट को समझने में गड़बड़ कर गई? 2 सालों का पूरा अगर मैं जर्नी देखती हूँ, और अग्निवीर का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपने देखा राहुल गांधी ने अभी लोकसभा में जब बोला था, तो राजनाथ सिंह जी का झूठ भी सामने आ गया, बाद में कहा गया कि नहीं मिली आर्थिक मदद। तो ये क्या हाँ। केंद्र सरकार या स्पेशली नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ पा रहे हरियाणा के सेंटीमेंट को? देखिए ये केवल मैं मेरा मानना है कि ये केवल हरियाणा का सेंटीमेंट्स नहीं, ठीक है हरियाणा से हर 10वां जवान है, नहीं तो सेना के अंदर उत्तर प्रदेश के भी जवान है, बिहार से भी जवान है, मध्य प्रदेश से भी है, कर्नाटका से भी है, महाराष्ट्र से भी है, इवन राजस्थान। मैं तो राजस्थान से भी है, पंजाब से भी है, ठीक हिमाचल है। से है, उत्तराखंड से है। ये दोनों पहाड़ी राज्य है हमारे। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो देखो उन लोगों के लिए एक अलग से ही बाकायदा, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है तो वो गोरखा बटालियन और वो सारी चीजें बटालियंस, हाँ उनके लिए हाँ। अलग से हैं। और आप देखेंगे कि इवन चेन्नई से भी है। मैं खुद जे गया तो हमारी मुलाकात हुई वहाँ, वो जवान जो थे वो चेन्नई के थे, क्योंकि हरियाणा के कुछ जवान थे तो उनसे हम लोग मिले, तो उसी दौरान वो उन्हीं के साथ उन्हीं की बटालियन में थे। तो मतलब देखिए सेना में हर ये ठीक है कि किसी स्टेट की भागीदारी कम है, किसी स्टेट की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन देश की सेना में देश के हर इलाके से, हर कोने से जवान है, अफसर है। और सेंटिमेंट्स की जो बात है जो आपने कहा कि हरियाणा की, ये केवल हरियाणा की बात नहीं है। देखो राजस्थान का भी आदमी है, वेस्टर्न यूपी का बहुत ज्यादा आदमी है, हिमाचल का है। हिमाचल में अग्निवीर बड़ा मुद्दा रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान। ठीक है। राजस्थान में भी अग्निवीर बड़ा मुद्दा था,
लेकिन सारी की सारी जो प्रिडिक्शंस थी वो फेल हुई। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता था कि ये परिणाम होंगे राजस्थान में, लेकिन वो प्रिडिक्शन फेल हुई। पंजाब में भी देखिए अग्निवीर, पंजाब में दो चीजें हैं, या तो विदेश में या सेना में, मतलब कम से कम किसी घर से कोई सेना में होगा तो किसी घर से कोई विदेश में होगा। मतलब पंजाब में भी एक देश के प्रति जज्बा है, पंजाब के लोगों में भी। अब इस चीज को मैं केवल एक स्टेट से जोड़ के नहीं देखता, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सेना को, मेरा जो मानना है, सेना को कमजोर करने का मामला है। दूसरा, मैं इसमें ये इसके अंदर छिपी हुई चीज जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि हम दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, दिल्ली एनसीआर में चाहे कोई बैंक के आगे गार्ड बैठा है, चाहे एटीएम पे कोई गार्ड बैठा है, चाहे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के बाहर कोई गार्ड बैठा है, तो वो है ना, एक बहुत कम एसआईएस और ग्रुप 4 जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अलावा तमाम छोटी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो गार्ड सप्लाई करते हैं। ये गार्ड का जो बिजनेस है, ये अब छोटे शहरों में भी शुरू हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इसको कह सकता हूं कि ये एक इतना बड़ा दायरा है। और अगर हम आम तौर पे अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें, कोई आदमी, कोई युवा अगर उसको गार्ड की नौकरी करनी है तो उसको वहां आराम से 12,000 15,000 रुपए ओवर टाइम लगा के उसको मिल जाता है, वो अपना परिवार पाल लेता है, अपने बच्चों को वो पाल सकता है। अगर सेना से कोई रिटायर्ड आदमी है और उसके वो अगर जाके नौकरी करता है गार्ड की, तो उसको उससे 8,000 10,000 रुपए ज्यादा, 20,000 22,000 रुपए उसको तनख्वाह मिलती है। अगर सेना का कोई रिटायर्ड अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, मतलब अगर सिपाही भी कोई है, तो उसके पास अगर खुद का कोई वेपन है, लाइसेंस की उसके पास रिवॉल्वर है या गन है, जो भी मतलब उसके पास खुद का हथियार है, तो उसको जो नौकरी मिलती थी, कहीं पीएसओ की मिलती थी, किसी बिजनेसमैन के पास मिलती थी, या बैंकों में गार्ड की नौकरी मिलती थी, तो उसकी जो मिनिमम सैलरी होती थी वो होती थी 36,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक। यानी कि उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही थी। मैं इसके पीछे ये चीज देखता हूं कि अग्निवीर को जो लेके आए हैं, ये उस प्राइवेट सिक्योरिटी का जो सेक्टर है, कहीं ना कहीं ये उस पे कब्जा करने की साजिश है। कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति देश में बाहर निकल के आएगा अगले 2 साल 3 साल के बाद, जैसे ही अग्निवीर के युवा रिटायर होके अब आने शुरू होंगे, तो उसके बाद कोई ना कोई बाहर आएगा निकल के, वो अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाएगा, उसको भारत सरकार ट्रेंड किए हुए युवा देगी एक तरीके से, और वो उनको वो 35,000 या 50,000 रुपए तनख्वाह ना देके इन सिक्योरिटी एजेंसी की तरह, हो सकता है वो ऐसी इसी क्राइटेरिया में फिक्स कर दे कि मैं तो आपको 12,000 से 15,000 के बीच में रखूंगा। वो अपनी एक मोनोपोली, हो सकता है वो मोनोपोली चलाए कल को। तो मेरा कम से कम इसके प्रति नजरिया ये है कि ये एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कई करोड़ सिक्योरिटी गार्ड आज हमारे यहाँ काम करते हैं, अपने देश के अंदर कई करोड़ सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो 12,000 15,000 16,000 रुपए तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और उनका काम ठीक है, ईमानदारी का काम, मेहनत का काम है, लेकिन उस काम के हिसाब से उनको आज भी सैलरी नहीं मिलती। और जब ये सेना से ये करके आएंगे, देखिए फिजिकली ये फिट होंगे, जो सेना सेना से आएंगे तो अग्निवीर होंगे, तो फिर इनको हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग होगी, इनको सारी चीजें होंगी। तो अब ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से ये आपको गार्ड की नौकरी करते हुए नजर आएंगे। फिर दूसरी चीज, अगर किसी को नौकरी नहीं मिली, वो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा, मतलब मैं ये कहूंगा कि विघटनकारी भी साबित हो सकता है हमारे समाज के लिए। एक युवा जो 4 साल के बाद आपने उसको रिटायर कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? वो घर आके अगर उसको कोई रोजगार नहीं मिला, उसका कोई काम धंधा शुरू नहीं हुआ, तो उसके बाद वो करेगा क्या? अगर उसने, क्योंकि वो तो देखिए उसको एलएमजी भी चलानी आएगी, उसको AK-47 भी चलानी आएगी, उसको माउजर भी चलानी आएगी, उसको हथियारों का भी ज्ञान होगा कि कितनी दूर से गोली चलानी है, किस हथियार से कितनी दूर से आप मर्डर कर सकते हो। तो वो अगर बदमाशी की तरफ चले, क्योंकि हरियाणा में और राजस्थान में कई ऐसे बदमाश हैं अभी, और हुए भी हैं, गैंग्स हैं सर, हाँ हाँ हाँ, ग्रुप्स हैं, गैंग्स भी हैं, और उनका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी का बैकग्राउंड रहा है। हाँ। वो मतलब वो ऑलरेडी कोई सेना से भाग के आ गया, कोई वहां से रिटायरमेंट के बाद जुड़ गया,
कोई अपनी 3-4 साल की नौकरी के बाद किसी ना किसी ग्राउंड पे वहां से बाहर होके बाहर आ गया, तो वो लोगों ने फिर बदमाशी शुरू कर दी। तो ये चीजें जो है, अगर ये जो इतना नकारात्मक पहलू जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर ये हुआ तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा विघटनकारी साबित हो सकता है। मैं इसको समझ गई सर। ये अपने आप में फिर एक सोशल डिबेट का टॉपिक भी है कि अगर आप एक 21 साल का बच्चा बाहर आता है, उसको वेपन चलाने आ रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है, ये हम सब जानते हैं। बढ़ते बिल्कुल अपराध बिल्कुल का एक बिल्कुल बड़ा कारण बेरोजगारी है, और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, शादियां नहीं हो बिल्कुल। रही हैं। अग्निवीर, मैंने कई ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप अच्छे से बताएंगे। सो ये तो अपने आप में सोशल डिबेट का टॉपिक भी है। पॉलिटिकली तो हम कर ही रहे हैं चर्चा। हाँ। देखिए देखिए जीनत जी, हालांकि हमें चर्चा अग्निवीर की कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। जो आपने अभी कहा कि शादियां नहीं हो रही हैं, हरियाणा में, हरियाणा का युवा जैसे सेना की तरफ भागता है ना, ऐसे ही हरियाणा का यूथ पुलिस की तरफ भी भागता है। मतलब ठीक बेल्ट की बात। नौकरी पसंद आती है उसको। हरियाणा में एक पुलिस की भर्ती थी, सिपाही की भर्ती थी। वो उस सिपाही की भर्ती के दौरान यूथ ने यूथ का सिलेक्शन हुआ, उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। अब ट्रेनिंग शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली है कि जिस दिन आपकी पुलिस की ट्रेनिंग शुरू होगी या फौज की ट्रेनिंग शुरू होगी, इसका मतलब आपकी नौकरी पक्की। लेकिन और उसी दौरान उनके रिश्ते होने शुरू हो जाते हैं, उनकी उनकी शादियां तय होनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो ट्रेनिंग खत्म होने को थी, तो जी कोर्ट के मार्फत उनको उनकी सेवाएं समाप्त हो गई, क्योंकि उन भर्ती में अनियमितताएं थी, उनकी सेवाएं समाप्त हो गई। अब सेवाएं समाप्त हुई तो वो केवल उनकी नौकरियां नहीं गई, जिनकी शादियां महीने 2 महीने 15 दिन बाद होनी थी, उनकी वो शादियां भी टूट गई। कि अब ये हमारी लड़की को खिलाएगा क्या? अब इसके पास जॉब सिक्योरिटी तो बची नहीं। गवर्नमेंट जॉब की तरफ, हम्म। सेना की तरफ या पुलिस की तरफ क्यों भागते हैं? एक जॉब सिक्योरिटी नजर आती थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर 58 साल की उम्र तक सेना में नौकरी करके रिटायरमेंट लेके आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी सेना के नियमों के अनुसार 14 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की सेवा पूरी करके और अपनी रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं। उनकी पेंशन चलती रहती है, साथ में वो घर आके अपना कोई ना कोई काम धंधा या तो शुरू कर लेते हैं, या अपनी खेती बाड़ी करते हैं, या कहीं ना कहीं गार्ड की नौकरी शुरू कर देते हैं। मतलब देखिए कि अब ये 4 साल बाद एकदम आएंगे, और उनको जब गांव में, सोसाइटी में, जब उनके परिवार के लोग या और गांव के सोसाइटी के लोग उनको कहेंगे कि छोरा फौजी आ रहा है भाई, मतलब छोरा फौजी आ रहा है। अब ये या तो एक रिटायरमेंट के बाद है, उसको कहे एक सम्मान की नजर से छोरा फौजी आ रहा है, और अब उसको जब ये कहेंगे छोरा तो वही फौज का लिया, फौजी आ रहा है भाई, तो वो, अच्छा इसमें भी फिर मैं एक चीज और ये मानता हूं कि जब सरकार ये कहती है कि हम 25% को रखेंगे, 75% को घर भेज देंगे, आप क्यों रख रहे हो 25% को? आप तो बंटवारा कर रहे हो। ठीक बात है। एक एक गांव से मान लो 4 लड़के सेना में अग्निवीर बन के गए। उन 4 लड़कों में से सरकार के अनुसार 25% मान के चल रहे कि एक लड़का रख लिया, 3 लड़कों को घर भेज दिया। अब उन 3 लड़कों को हमारा समाज तो ये कहेगा ना कि वो लायक था जिसको रख लिया, ये तीनों तो नालायक है, फौज ने भगा दिए, हम्म। इनको तो फौज ने भगा दिया। हम्म। फौज के भगोड़े को एक बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। जितनी जितनी मैं ये कहता हूं कि जितनी किसी शहीद को या उसके परिवार को जितना सम्मानित तरीके से, सम्मानित नजर से देखा जाता है, फौज के भगोड़े को ऐसे ही बहुत ही ज्यादा हेय नजर से देखा जाता है। और अगर भले ही वो 4 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट आ गए, उनकी कॉन्ट्रैक्ट सेवा का खत्म हो गया है, लेकिन कि आप इस जुबान कैसे रोकेंगे? उनके लिए तो ऐसे ही कहेंगे ना कि भाई देखो वो उनका लड़का तो भाई वो तो लायक था, वो तो रख लिया, ये 3 तो घर भेज दिए। मतलब वो सोच के देखिए कि वो सोसाइटी में किस तरीके से माहौल क्या हो सकता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि मतलब किस तरह का माहौल मिल सकता है उनको कल को। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अच्छा, ये तो चलिए रिटायरमेंट का मैं देख रही थी कि पहले साल में आपको 30,000 मिलेंगे, दूसरे साल में 33,000, तीसरे में आपको 36,500, चौथे साल में 40,000, ये भी समझ में आता है। फिर आप ही के पैसे जो है वो 5.5 लाख सेव किए जाएंगे, लास्ट में आपको 11,71,000 रुपए दे दिए जाएंगे। मगर सिर्फ पेंशन, ग्रेजुएटी, कैंटीन, रिटायरमेंट, आप तो यहाँ पर भी
इनजस्टिस कर रहे हैं ना यहाँ पर भी। तो आप क्या इसकी जरूरत थी? जबकि मैं देख रही हूँ वैकेंसीज में 2021 का डाटा है सर मेरे पास, पीबीओआई सिर्फ मैं बात करूँ, थल सेना में 97,177, वायुसेना में 48,000 और नौसेना सॉरी वायुसेना में 4,850 और नौसेना में 11,166। आपके पास प्रॉपर वैकेंसीज हैं। आपको इसकी इतनी जल्दबाजी के पीछे की मंशा क्या है? कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए। वो मंशा ही तो ठीक नहीं है ना। अग्निवीर को लाने की जो मंशा है ना, वो मंशा ही ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है ये कि आप सेना में भी एक तो परमानेंट पोस्ट वाला फौजी होगा, एक अग्निवीर होगा, तो मतलब वो क्या वो इकट्ठे बैठ के क्या मतलब वो आपस में क्या उनकी बॉन्डिंग बनेगी? क्या वो तो ये सोचेंगे ना कि ये तो 4 साल बाद घर ही चला जाएगा। आज आज अगर सेना में एक परमानेंट रैंक पे कोई है, वो किसी एक बटालियन में है, उनमें चाहे कोई आंध्रा का है, चाहे कोई तमिलनाडु का है, कोई हरियाणा का है, वो एक टेबल पे बैठते हैं, उनमें आपस में रिलेशन मैं कहता हूँ कि ऐसे डेवलप हो जाते हैं जैसे आपस में सगे भाइयों में रिलेशन होते हैं। उनकी उनकी भाषाई दीवारें खत्म हो जाती हैं। उनके उनके बाद में रिटायरमेंट के बाद भी एक दूसरे के यहाँ ब्याह शादियों में आने जाने रहते हैं। हम देखते हैं, हम इसी समाज का हिस्सा है, आते हैं, दूसरी स्टेटों के भी आते हैं जब कोई ऐसी ब्याह शादी होती है। और अगर किसी की ऑन ड्यूटी कोई शहीद हो गया है और तुरंत उसकी किसी बेटी की शादी है या उसकी बहन की शादी है, हमने यहाँ हरियाणा में उसके उन फौजी साथियों को इकट्ठा आके वो शादी करते हुए भी देखा है कि वो नहीं है तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे, हमने मतलब वो चीज भी देखी है। तो आप मतलब हम 4 साल के बाद वो करेंगे क्या? वो उस पैसे को, वो पैसा ठीक है, वो उन्हीं का पैसा है, वो लेके आ गए, उस 11 लाख से 15 लाख से उससे होगा क्या? या 11 लाख में तो कोई आदमी एक कैब लेके ओला और उबर में भी नहीं चला सकता। अगर कोई आदमी ये सोचे मैं एनसीआर में रह के कैब चला लूंगा, तो 11 लाख में तो वो गाड़ी ही आएगी उसकी। अगर लग्जरी सेगमेंट में जाएगा तो उसकी वो गाड़ी भी नहीं आएगी। मतलब क्या बिजनेस कराएगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ये चीज क्यों नहीं बता रही गवर्नमेंट कि हम इनका आगे ये यूटिलाइज करेंगे? अंधकार में धकेलना, उनको अंधकार में धकेलना कहां तक जायज है? जब अग्निवीर लेके आए तो आप 4 साल के बाद का रोड मैप भी बताओ ना। ठीक बात है। तो 4 साल के बाद का रोड मैप तो सही है। देखिए, वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया, वो सभी कर्मचारियों के लिए खत्म किया, केवल सेना में लागू है। क्यों लागू है? सोशल सिक्योरिटी चाहिए। कोई शहीद होगा, उसके परिवार को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उस वीरांगना को, उसके बच्चों को, वो किसके आश्रय पलेंगे, वो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए पेंशन कायम है। अगर कोई सेना में अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, उसका हाथ पैर पे कोई हानि हो जाती है, तो उसको पेंशन तो मिलेगी ना कम से कम। उसकी आखिरी सांस तक उसकी दवाई का खर्चा तो सरकार उठाएगी ना कम से कम। उसके परिवार में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो खर्चा तो सरकार उठाएगी ना, उसकी आर्थिक का खर्चा तो उठाएगी। अब ये अग्निवीर के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है? अगर हम अपने देश के सैनिक को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम किसको देंगे? जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, उसी को हम सोशल सिक्योरिटी देंगे, तो फिर हम किसको देंगे सोशल सिक्योरिटी? अभी इसी सेशन की में पिछले दिनों जब पंजाब वाला जो मुद्दा उछला था, आपने भी अभी जिक्र किया, राहुल गांधी ने साफ बोला लोकसभा के अंदर कि उसके परिवार को मदद नहीं मिली है। उसके बाद किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर सत्ता पक्ष हमला हुआ, लेकिन सच तो निकल के आया ना। अगले दिन, 2 दिन बाद पूरे देश की मीडिया उसके घर खड़ी थी, उस शहीद जवान के घर खड़ी थी। वो पूरा परिवार, उसकी बहनें, उसके पिता, उसकी माँ, सब रो रो के कह रहे थे कि जी हमें सरकार ने नहीं दिया है। जो मिला था या तो पंजाब सरकार से मिला था या जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उससे मिला था, सरकार की ओर से उनको नहीं मिला था तब तक। तो ये तो ताजे अग्निवीर जो ताजे शहीद हुए हैं,
और नहीं तो कम से कम आप जो अग्निवीर शहीद होते उनके लिए तो कुछ कीजिए। खुदा ना खास्ता बॉर्डर के ऊपर देखो, बॉर्डर सबसे संवेदनशील इलाके होते हैं। ठीक बात। पता नहीं किस तरफ से कब गोली आपके आ जाए और आपके वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो वहां जो मौजूद है तो उनके लिए तो कम से कम ऐसा हो कि अगर वो कोई जन हानि होती है या वो जो शहीद होता है तो उसके परिवार की सिक्योरिटी तो सरकार ले। नहीं तो फिर गोली से डर के वो वहां से भाग गए तो फिर क्या होगा। अब जब मैं देख रही हूँ कि ये हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, इलेक्शन आ रहे हैं और देखिए बार बार सदन में अगर दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं, शैलजा जी बोल रही हैं, राहुल गांधी का तो हम नेशनल लेवल पे जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों सैनी सरकार जो कहती है कि हम 10% जॉब सुरक्षित कर रहे हैं अग्निवीरों के लिए, ग्रुप सी और डी की वो बात कर रही है, और बिना ब्याज के 5 लाख तक का हम लोन भी दे देंगे, हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे अपना काम शुरू करने के लिए। इससे भरोसा पैदा होगा, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, या ये एक लॉलीपॉप है, या यूं ही ध्यान भटकाने की कोशिश? नहीं, ये केवल और केवल ध्यान भटकाने वाली चीज है। और जो घोषणाएं अभी नायर सिंह सैनी ने की हैं वही सेम घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर चुके थे। जब अग्निवीर आई थी, जब इसका विरोध हुआ था तो उस समय ये बाकायदा कहा गया था कि हम 10% जो है आरक्षण नौकरियों में इनको देंगे, मौका देंगे। उसके अलावा लोन की भी बात आई थी। लेकिन इसमें केवल एक ही चीज नहीं है कि हम जो है शायद लोन की बात नहीं आई है, नहीं तो बाकी आरक्षण की बात सेम वही चीज सेंटर के लेवल पे था कि सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, जितने भी सीएपीएफ है उनमें 10% उनको समायोजित करेंगे, उनको आरक्षण देंगे, वहां मौका देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी आपके पास 25% उधर गया, 10% इधर चला जाता है, आपके पास तो 65% तो फिर भी बच गए। 35 को ही तो नौकरी मिली, वो 65 क्या करेंगे, वो 65% तो फिर भी बचा। और सेना को कभी अस्थायी हो सकती है क्या? सेना तो स्थायी ही चाहिए। ठीक बात। सेना अगर अस्थायी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि उस देश की सरहदें कभी सुरक्षित रह सकती है। सेना का तो स्थायी रहना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब तक अग्निवीर नहीं आई थी, हरियाणा का देहात के अंदर हम जब भी जाए, कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां सुबह और शाम के समय 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250 बच्चे सड़कों पे, नहरों की पटड़ियों पे दौड़ लगाते हुए नजर ना आए। ठीक है। किसी भी गांव के चारों ओर एक रूटीन की बात थी ये कि वो सड़कों पे या नहरों की पटड़ियों पे, रजवाओं पे, उनकी पटड़ियों पे वो दौड़ लगाते हुए नजर आते थे। वो आपस में कि वो फिजिकल की तैयारी करते नजर आते थे। वो बाकायदा ऊंची कूद कहाँ करनी है, लंबी कूद कहाँ करनी है, उसके लिए भी वो अपने लिए तैयार करते थे जगह, और वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। जो बच्चे 9वीं 10वीं में हो जाते थे वो बच्चे भी उनके साथ, उन बड़े बच्चों के साथ वो शुरू कर देते थे तैयारी। जब से अग्निवीर आई है वो संख्या गिर गई है, क्योंकि अब ये लगता है कि जब हमें स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, सेना के अंदर स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, तो 4 साल के लिए कहाँ जाना। हालांकि ठीक है, जब भी भर्ती निकलती है हरियाणा के युवा जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में गिरावट आई। वो जो तैयारी करते हुए युवा थे उनकी संख्या में गिरावट आई। आज हमें किसी भी गांव के 4 और 250-300 बच्चे नहीं मिले। ठीक है, कुछ बच्चे अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए होंगे, लेकिन सेना की तैयारी करने वाले हरियाणा में एकेडमी चलती थी। मैं आपको बताऊं, भिवानी में, रोहतक में, जींद में, हिसार में एकेडमियां चलती थी जो केवल सेना के लिए तैयारी कराते थे। उनका उसी हिसाब से दौड़ कराते थे, उनकी हाइट ऑब्जर्वेशन करते थे। तो वो सारी चीजें अब ठप हो गई। इवन मैं नाम तो नहीं लूंगी, अग्निपथ योजना की जब हम बात करते हैं, अग्निवीर कहें अग्निपथ कहें, लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा इसमें। थल सेना तो हैरान हुई ही थी जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, जल सेना और वायुसेना तो शॉक्ड थी कि ये क्या है। अच्छा, और एक चीज मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, आप शायद अच्छे से बताएंगे, इनकी तैनाती कहाँ पर होगी, इसके लिए कोई नियम नहीं है, खूंखार जगह पे भी इनको तैनात कर सकते हैं। अब एक 17.5 साल का बच्चा है ना, जिसे सर 17.5 साल का, उसे वोट देने का राइट नहीं है अभी।
आप समझ रहे हैं, बिल्कुल 7.5 बिल्कुल साल। और बिल्कुल वो उसको आप थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद कहीं पर भी खड़ा कर देंगे, कहीं पर भी। बिल्कुल। दूसरा था, एक और पॉइंट था जो मैं खुद बहुत हैरान हुई कि कोई स्पेशल फैसिलिटी उसको है ही नहीं, नहीं अलग से कोई आप उसको कोई रैंक हो या कोई ऐसा सम्मान हो, वो भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसकी तो जान हथेली पर है पहले ही दिन से, वो प्रॉपर ट्रेंड भी नहीं है, आप उसे खूंखार जगह पे भी खड़ा कर देंगे। बिल्कुल आपने सेना के अलग अलग, थल सेना, जल सेना, वायुसेना को भी भरोसे में नहीं लिया, आपने उसे भी सरप्राइज किया, वो शॉक्ड है। एक किताब आई है, हम्म, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ना ही अधिकारी का नाम लूंगी, हम्म, लेकिन हम्म, उसमें बहुत कुछ बोला गया है सर, बहुत कुछ बोला गया है। हम्म, ये ये अपने ही देश में अपनी ही सेना के साथ ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, और क्यों, क्यों? मैंने वही तो चीज आपको बताई ना। अगर अगर इसको दूरगामी सोचूं मैं कम से कम मैं उसको सोचता हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि ये किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए इनको सरकारी खर्चे पे तैयार किया जा रहा है, और बाद में इनसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कराई जाएगी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड का, जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, वो जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको मानता हूँ। क्योंकि देखिए, हर शहर में दो दो तीन तीन पांच पांच सिक्योरिटी एजेंसी है, किसी के माध्यम से 20 लोगों को रोजगार है, किसी के माध्यम से 50 को है। अब हर कोई SIS या ग्रुप 4 तो नहीं है कि वो उस लेवल के सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करते हैं। तो हर जगह ये मतलब ये पूरे का पूरा, इसकी बहुत बड़ी रेगुलेटरी और वो चीजें नहीं है। और इसको एक छत के नीचे लाने के लिए या किसी एक बड़े ग्रुप के नीचे लाने के लिए शायद इसीलिए ये अग्निवीर लेके आए हैं। और इसीलिए इनको फुल ट्रेन करेंगे, सरकार के खर्चे पे सेवा बजाएंगे फिर ये उस उद्योगपति की कंपनी में, वहां के एम्प्लाई बन के। और उसमें भी आप देखना, इनको कोई मिनिमम वेज नहीं मिलेगा, कोई किसी तरीके से कोई ग्रेड या वो चीजें थोड़ी मिलेंगी। अब प्राइवेट कंपनी में तो जो जैसा काम करेगा उसको वही मिलता है। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई ऑफिस बॉय, तो ऑफिस बॉय को क्या मिल रहा है? CEO के मुकाबले थोड़ी मिलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल जितने की ठीक बात है। जितने की CEO 4 दिन में चाय पी जाता है, उतनी सैलरी एक वहां के कंट्री बॉय को मिलेगी। तो मतलब आप देखते कि इनका शोषण तो वहां से आने के बाद शुरू होगा, असली शोषण तो। और और समाज तलवार की धार पे है सर, क्योंकि मैं ये नहीं कहती बिल्कुल कि ये लोग खराब ही होंगे, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं ले पाते, सोसाइटी के ताने होते हैं, और फिर पर्सनल लाइफ आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये फिर क्राइम को भी बढ़ावा मिल सकता है, चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। समाज में जब कोई ये बोलेगा कि हमारे गांव के 4 थे, 4 में से एक को रख लिया, ये 3 आ गए, तो आप देखिए कि 3 में से हो सकता है किसी एक का तो दिमाग खराब हो, उसके तो दिमाग में बार बार चीजें नेगेटिव आए। हर किसी की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती। ठीक हर बात। हर कोई एक एक मतलब सामने वाले को उसी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता हर कोई आदमी। क्या पता किसकी बात किसको कहाँ हिट कर जाए। और हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं 21 साल का बच्चा कई बार करियर को लेके फैसला नहीं ले पाता सर, डिसीजन नहीं हाँ, ले नहीं ले पाता, पाता। कंफ्यूज होता है। नहीं। कई बार हाँ, हम लोग भी बहुत ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 10 तरह की बिल्कुल चीजें होती हैं, तो हम एक 21 साल के बच्चे से, मुझे मेरी नजर में तो बच्चा ही है, अब गवर्नमेंट के फाइल में नंबर्स में कुछ भी उसको राइट्स दे दे, लेकिन वो इतना डेवलप तो नहीं है। नहीं है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक किसी भी एक यूथ के अंदर, किसी भी एक जवान लड़के के अंदर जो समझ आनी शुरू होती है, शायद वो 25 साल की उम्र के बाद डेवलप होती है। ठीक मेरा बात, तो कम एकदम से ठीक। कम मेरा कम से कम मैं अपने अनुभव के आधार पे ये चीज कह सकता हूँ कि 25 की उम्र पार करने के बाद किसी बच्चे के बिगड़ने के चांस जो है वो सबसे कम मानते हैं। जो जो उसके अगर कोई बच्चा किसी तरीके से 18 से 21 में ठीक निकलता है, तो फिर उसके थोड़ा सा चांस कम रह जाते हैं बिगड़ने के। नहीं तो बच्चा जो 21 के बाद, 21, 22, 23 की जो उम्र है, वो मैं ये मानता हूँ वो बहुत क्रुशियल स्टेज है। वो बहुत ही क्रुशियल स्टेज है। उसमें क्या है, एक परिवार की नजर, देखो कोई भी बच्चा है, उसको समाज की नजर में ये होगा कि ये बड़ा हो गया है, लेकिन है वो अभी बच्चा, वो उतना ठीक। ना तो परिवार उसको इंडिपेंडेंट तरीके से कभी उसको ये सोचते कि हम इसको थोड़ा सा आजादी और ज्यादा दे और ये उन चीजों को देखे महसूस करे। मतलब जब तक वो परिवार का भी कंट्रोल है,
लेकिन सोसाइटी उसको ये उम्मीद करती है कि अब ये बड़ा हो गया है। मतलब वो एक स्टेज ऐसी है। फिर उस दौरान जब बच्चा कॉलेज के फाइनल ईयर में है या अपने जिस भी स्ट्रीम में उसकी ग्रेजुएशन चल रही है, देखिए वो उसका 21-22 की उम्र में ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होती है आमतौर पे। तो उस स्टेज पे उसको आगे अपने रोजगार की भी चिंता होती है। आगे उसको पीजी में एडमिशन लेना है या क्या करना है, देखिए उसको वो भी चिंता होती है। और हो सकता है परिवार के कुछ जिम्मेदारियां अगर किसी बच्चे के ऊपर हो, तो वो तो ये सोचेगा कि मैं किसी तरीके से परिवार को भी संभालूं। तो वो एक उस समय अगर किसी के दिमाग पे बोझ आता है, तो वो उतना बोझ झेलने की एक क्षमता मुझे नहीं लगता कि उस 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे में। और अगर आप इसे रिटायर करके हमारे समाज में थोप देते हैं, जबरन रिटायर करके, जी क्योंकि आप जबरन रिटायर जी। कर रहे हैं, अगर वो उसकी जान भी जाती है तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो ये तो बहुत डरावना सा है। मतलब हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं सर, एनालिसिस। लास्ट सवाल ले लेती हूँ मैं आपसे, क्या ये हरियाणा में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? ये बनना भी चाहिए क्या? ये भी बहुत जरूरी है समाज के लिए? देखिए जी, मेरी नजर में ये लोकसभा चुनाव के अंदर भी मुद्दा था। और राहुल गांधी दादरी आए थे, सोनीपत आए थे। उन्होंने दोनों जगह अग्निवीर के ऊपर जम के बोला था, खूब बोला था। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अग्निवीर को अपने भाषण का हिस्सा बनाया था। अब संसद में कुमारी सैलजा अपने बजट के ऊपर बोली, तो उस दौरान भी उन्होंने अग्निवीर के ऊपर एकदम स्पष्ट तरीके से बोला। मतलब हरियाणा का जिस भी नेता को जहां भी मौका मिलता है, कांग्रेस के लीडर को, हरियाणा के किसी भी विपक्ष के नेता को, तो वो अग्निवीर पे हर जगह बोलते हैं। और ये अग्निवीर से, सेना से हरियाणा के लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उनको ये मुद्दा बनाना चाहिए। लोगों को अग्निवीर की याद ताजा अगर वो करवा सकते हैं, तो चुनाव के दौरान वाकई इसके परिणाम जो हैं वो देखने लायक होंगे। और मेरा तो ये मानना है कि कम से कम लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अग्निवीर का रोल था, जो कांग्रेस के फेवर में इस तरीके से मत प्रतिशत हरियाणा में बढ़ा। और ये चीज आगे बरकरार रहेगी। और स्टेट गवर्नमेंट के, हरियाणा के जो इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, उसमें भी हमें अग्निवीर हर हालत में चुनाव के दौरान मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। और यूथ जो है, यूथ के अंदर जो करंट है, हो सकता है उस करंट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भुगतना भी पड़े। वो करंट है। तो कोई मुझे पॉइंट जो लगता है आप, कि हाँ, बोलिएगा, ये कोई जरूर पॉइंट और जो मुद्दा आप रहे। ऐड करना चाहिए? जी तो आप मानते हैं कि बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, इसमें बदलाव की जरूरत है? जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल मुद्दा बनेगा। और इसमें बदलाव की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मुद्दा राजस्थान में भी था, मुद्दा हिमाचल में भी था। हिमाचल का चुनाव मैंने कवर किया, मैं हिमाचल के चुनाव में वहां रहा। वहां बाकायदा अग्निवीर मुद्दा था। हर परिवार इस राजस्थान चीज के पीछे राजस्थान था। में तो सर ये होता है लाठर जी की वहां सरकार रिपीट नहीं होती। हम पिछले 8-10 इलेक्शन हाँ से देखें तो शायद वो एक कारण रहा होगा, हाँ, अदरवाइज वो एक कारण चर्चा रहा नहीं है। हुई। लेकिन चर्चा थी चुनाव के दौरान, राजस्थान में भी आवाज आ रही थी, अग्निवीर की आवाज हर जगह से मैं सुनने को मिली थी। सीकर में, झुंझुनू में, गंगानगर में, चूरू में, अलवर में, ये जितना भी हरियाणा के साथ लगती बेल्ट है, इसमें मैं पूरी में रहा, तो मेरे को वहां हर जगह अग्निवीर की आवाज सुनने को मिली थी। तो मुद्दा था वहां भी। और हरियाणा में भी निश्चित तौर पे अग्निवीर चुनाव में मुद्दा बनेगा, मुद्दा रहेगा। और मुद्दा रहना भी चाहिए, क्योंकि जी। ये देश की सुरक्षा का मामला है, यूथ के रोजगार का मामला है। तो ये मुद्दा रहना भी चाहिए धीरे धीरे। और समाज की, बेहतर समाज का भी मामला जी है। हमारा समाज सुरक्षित रहे और तनावग्रस्त लोगों वाला ना रहे, तनाव मुक्त लोग रहे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एक व्यक्ति में, एक परिवार का तनाव में आ जाता है सर, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बिल्कुल, तो ये एकदम सही बात। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है दरअसल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतनी डिटेल में डिस्कशन की, इस पर आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया अजयदीप जी। मैं चाहूंगी भविष्य में भी हम इस पर चर्चा करें, और वाकई बिल्कुल सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस विषय से। सरकार शायद इसी संवेदनशीलता से इसको सुने, समझे, इस पर काम करे, और जहां जरूरी बदलाव हो वो करे। कम से कम बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए, करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए।
थैंक यू, तो कुल थैंक यू। मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर।